नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। राष्ट्रपति अभिभाषण आज हम डिक्टेट करेंगे। स्पीड रखेंगे 100 शब्द प्रति मिनट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। तैयार हो जाइए। स्टार्ट। उप प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सूखा संबंधी एक कार्यदल गठित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के तहत अभी तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्यों को दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त राज्यों के आपदा राहत कोष में केंद्र सरकार का योगदान 1400 करोड़ रुपए से अधिक का है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम के बदले अनाज कार्यक्रम के जरिए राहत रोजगार के सृजन हेतु प्रभावित राज्यों को लगभग 5000 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 50 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया जा चुका है। बार बार बड़े पैमाने पर मानवीय और आर्थिक क्षति करने वाली सूखे और बाढ़ जैसी समस्याओं का स्थायी हल ढूंढने के लिए राष्ट्र प्रयास करता रहा है। हमारी नदियों का एक ऐसा नेटवर्क बनाने के विचार पर कई दशकों से जनता का ध्यान रहा है, जिससे अधिशेष जल वाले नदी क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में जल भेजा जा सके। सरकार ने पर्यावरणीय सुरक्षा एवं विस्थापित लोगों के हितों से कोई समझौता न करते हुए इस परियोजना की व्यावहारिक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। इस प्रयास से पेयजल, सिंचाई, ऊर्जा उत्पाद, अंतर्देशीय जल परिवहन एवं पर्यटन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस बृहद परियोजना के कारण स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण के लिए लघु कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती। यह दोनों परस्पर पूरक हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने एक नई राष्ट्रीय जल नीति अपनाई है। इस नीति में उपलब्ध धरातलीय व भूजल के इष्टतम और सतत उपयोग के लिए समन्वित जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर जोर दिया गया है। केंद्र ने एक वर्ष में पूरी की जा सकने वाली बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए एक फास्ट ट्रैक कार्यक्रम शुरू किया है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई। इससे सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी और सिंचाई की समस्या कम हुई है। दिसंबर में शुरू किए गए स्वजल धारा कार्यक्रम से पूरे देश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति पहल कार्य को बढ़ावा मिला है। यह समुदाय तथा ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किया जाने वाला भागीदारी कार्यक्रम है। समुदाय पूंजीगत निवेश के लिए 10% राशि का योगदान करता है तथा 90% राशि केंद्र वहन करता है। मुझे ये सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस कार्यक्रम के इस संदेश 10 कदम आप चलें, 90 कदम हम चलेंगे से देश के सभी भागों में इस कार्यक्रम को अपार समर्थन मिला है।
पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जल विभाजक कार्यक्रमों के समन्वित विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाली नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रामीण एवं शहरी भारत में पानी की गंभीर व बढ़ती हुई कमी को ध्यान में रखते हुए अब उपयुक्त समय आ गया है कि जल संरक्षण और कारगर जल उपयोग को एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया जाए। जिन राज्यों में गेहूं व चावल की अत्यधिक उपज हुई है, वहां के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की नीति से सरकारी एजेंसियों के पास गेहूं व चावल के भारी स्टॉक जमा हो गए हैं। अतः इस स्थिति को देखते हुए सरकार खाद्यान्नों के निर्यात को बढ़ावा दे रही है। दीर्घावधि खाद्य व्यवस्था के लिए निर्यात संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है। मौजूदा नीतियों की भी तत्काल समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि इनके कारण फसल विविधीकरण में बाधा आई है और खाद्य सब्सिडी के स्वरूप को सुव्यवस्थित नहीं किया जा सका है। अत्यधिक खरीद के बिना किसानों को अलग अलग फसलों के लिए सहायता सुनिश्चित करने के लिए भी ऐसा किया जाना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा की हमारी योजना में उर्वरक का महत्वपूर्ण स्थान है। यूरिया के लिए अप्रैल 2003 से लागू की जाने वाली नई मूल्य निर्धारण नीति में और अधिक पारदर्शिता, कारगरता तथा वित्तीय अनुशासन लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार उर्वरकों के विपणन और वितरण को नियंत्रण मुक्त करने के लिए वचनबद्ध है और साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करेगी कि अच्छी किस्म के प्रमुख उर्वरक पर्याप्त मात्रा में देश में उपलब्ध रहें, ताकि वे सभी राज्यों में किसानों को उचित कीमतों पर मिल सके। हाल ही में चीनी उद्योग के सामने गंभीर कठिनाइयां आई हैं, जिससे गन्ना उत्पाद किसानों को समय पर अदायगी करने में चीनी फैक्ट्रियों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चीनी मिलों की आर्थिक क्षमता सुनिश्चित करने के साथ साथ गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। कृषि में विविधीकरण के लिए बागवानी को प्रमुख क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज स्कीम अच्छे ढंग से कार्य कर रही है और इसमें 28 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता सृजित की गई है। ग्रामीण गोदामों के निर्माण, नवीकरण तथा विस्तार की एक नई ग्रामीण भंडारण योजना आरंभ की गई है। इस योजना से छोटे व सीमांत किसानों को अपनी फसल बाध्यतावश नहीं बेचनी पड़ेगी। एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय बीज नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पिछले वर्ष शुरू की गई एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के तहत भुगतान पर किसानों को विस्तार सेवाएं मुहैया कराने के लिए बेरोजगार कृषि स्नातकों की सहायता ली जाती है। कृषि और बागवानी उत्पाद में मूल्य संवर्धन की आवश्यकता को स्वीकारते हुए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। विद्यमान असंख्य नियम कानून होने के कारण इस क्षेत्र का विकास प्रभावित हुआ है। अतः इनके स्थान पर नया समन्वित खाद्य कानून और संबद्ध विनियमन बनाने हेतु सुझाव देने के लिए
मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की एक प्रमुख प्रतिबद्धता बनी हुई है। अंत्योदय अन्न योजना इस प्रतिबद्धता का ही एक प्रमाण है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ निर्धनतम परिवार 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं एवं 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्राप्त करने के हकदार हैं। केंद्र आशा करता है कि राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू रूप से कार्य करने में आने वाली अन्य बाधाओं को शीघ्र दूर करेंगी। स्टॉप।